नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन, उनकी विरासत, उनके जीवन परिचय से हम लोग परिचित होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। उसके अलावा दलित चिंतक, दलितों के प्रेरणा स्रोत, दलितों के उत्थान, छुआछूत, नारी उत्थान, नारी शिक्षा, देश के पहले कानून मंत्री के रूप में जानते हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विचारक, दार्शनिक, दलित उत्थान के प्रेरणा। उनको कई सारे नामों, उपनामों से हम संबोधित कर सकते हैं। लोग उनको संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्र में उन्होंने डिग्री भी ली थी और भारत को कैसे विकसित करना है, भारत को कैसे उद्योगों में आगे बढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे गतिशील हो, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बोला है। तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के बारे में। आज हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कोई भी, जो भी भारतीय राजनीति में जो पार्टियां हैं या जो संगठन हैं, जो भी सार्वजनिक जीवन में है, वो उनके विचारों को, उनके आदर्शों को अपनाने की एक होड़ मची है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी चल रही हैं, लेकिन उनके आदर्शों, उनके विचारों, उनकी जो सोच थी, उस हिसाब से कोई भी काम, सब लोग उनको अपनाना तो चाहता है, लेकिन उनके हिसाब से काम नहीं करता। नहीं, जो आज भारत की स्थिति है वो शायद बहुत बेहतर होती। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम के लोकप्रिय हैं। भारतीय बहुज्ञ, विद्वक्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, लेखक, समाज सुधारक, दलित चिंतक, और उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन से प्रेरित होकर अछूतों, दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रधान वित्त एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक, भारतीय गणराज्य के निर्माताओं से वैसे एक थे। प्रारंभिक जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश के में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। उनके पिताजी सेना में थे। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, जो मराठी मूल का था। वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बेडवे गांव के निवासी थे। इसी गांव के नाम पे उन्होंने अपना नाम अंबेडकर रखा था। वे हिंदू महार जात से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव भी सहना पड़ा। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए सूबेदार के पोस्ट तक पहुंचे थे। वह मराठी और अंग्रेजी के और औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त की थी। डॉक्टर भीमराव जी
रामजी अम्बेडकर एक प्रमुख भारतीय विद्वता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक थे। भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है अम्बेडकर के सतारा नगर में राजवाड़ा और चौक पर स्थित सरकारी शासकीय हाई स्कूल और प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश लिया और उसी दिन उनकी शैक्षणिक जीवन का आरंभ हुआ। इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। माध्यमिक शिक्षा 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एल्फिंस्टन रोड पर स्थित शासकीय हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले वो अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे। दलित समुदाय से आने वाले डॉक्टर अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए वो अमेरिका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में अम्बेडकर 1915 से 1917 के बीच में 1913 में अम्बेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने सायजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़, जो वहां का राजघराना था, उनकी छात्रवृत्ति पे वो कोलंबिया गए। स्थापित छात्रवृत्ति के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष की $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्र पर इनको प्रदान की गई थी और उच्च शिक्षा के लिए ये अमेरिका गए। उसके बाद लंदन और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स विधि अध्ययन मतलब लॉ का कोर्स के लिए प्रवेश किया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की थीसिस पर काम करना शुरू किया। जून 1917 में उनकी छात्रवृत्ति बड़ौदा राजघराने से बंद हो गई किसी कारणवश और वो अपना अध्ययन अस्थायी तौर पे बीच में ही छोड़कर उन्हें भारत लौटना पड़ा। तो इस तरह उन्होंने अमेरिका में भी शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद अर्थशास्त्र और कानून की डिग्री के लिए वो लंदन भी गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है हमारे भारतीय राजनीति में, वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन भी शुरू किया है। उन्होंने 1927 में महान सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। इसके अलावा भारत में जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उसमें जो भारत के नेतृत्व में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए अंग्रेजों के साथ, उसमें भी उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव, ये तो इनका शिक्षा दीक्षा का था। उसके बाद राजनीतिक जीवन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। भारत आने के बाद वो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। राजनीतिक क्षेत्रों में अंबेडकर राजनीतिक कार्य 1926 से शुरू होता है और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1996 में बम्बई के गवर्नर ने उन्हें बम्बई विधान परिषद के सदस्य रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। इस पद पर वो 2 वर्ष कार्य किए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ के मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। इसके अलावा अम्बेडकर मुंबई में वहां बस के पहले
बम्बई बोला जाता था, अब उसको मुंबई बोला जाता है। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर का, राजगृह का निर्माण कराया, जिसको अब सब इन जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बॉम्बे में जो घर था या दिल्ली में जो घर था या लंदन में जहाँ वो रह के, जिस घर में रह के पढ़ाई करते थे, उसको भारत सरकार ने 5 तीर्थ प्रेरणा स्थल के तौर पर उसका विकास किया है। तो वहाँ पे उन्होंने अपने घर में एक निजी पुस्तकालय बनाया था, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। यह दुनिया का निजी पुस्तकालय था जिसमें इतनी ज्यादा किताबें थी। इसी वर्ष 27 मई 1935 में उनकी पत्नी रामाबाई की एक लंबी बीमारी को मृत्यु हुई। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती थी। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया था। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने बॉम्बे विधानसभा के विपक्ष के नेता के तौर पर भी कार्य किया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अम्बेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अम्बेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में संमति के रूप में भी कार्य किया। अम्बेडकर के भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेते रहे। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रेजोल्यूशन 1940 के बाद अम्बेडकर ने थाट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा है, जिसमें अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने इस मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग देश के पाकिस्तान की मांग की आलोचना भी की थी। अम्बेडकर जी कभी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, और खासकर धर्म के आधार पर, और इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसको पढ़ना चाहिए सभी को, ताकि पाकिस्तान के बनने की जो प्रक्रिया रही है या क्यों बना और धर्म के आधार पर बना, तो उसको जानने में समझने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक पार्टी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से वे संविधान सभा के लिए भी चुने गए। अम्बेडकर के बॉम्बे उत्तर से 1992 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए थे। 1992 में अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य बने और उन्होंने भंडारा से 1954 में उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी। तो जो कांग्रेस, अन्य पार्टियां कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस की वजह से ही उनको कानून मंत्री पद से हिंदू कोड बिल लाए थे वो लोकसभा में उस समय 1952 में, जिसको कांग्रेस ने उस समय पारित नहीं होने दिया, वो गिर गया। उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद वो 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, और दोनों बार वो कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया, और वो दोनों बार कांग्रेस से हारे। तो कांग्रेस के ऊपर एक तोहमत लगती रहती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो अभी माला जपते हैं, उस समय जो है वो उनको प्रताड़ित करने में, वैसे महात्मा गांधी और कांग्रेस के भीमराव अम्बेडकर का तो आलोचक भी रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी के साथ छुआछूत, दलित उत्थान और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रथम सरकार बनी थी, उसमें वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, और संविधान सभा में भी ज़्यादातर कांग्रेसी लोग चुन के आए थे, उनके साथ उन्होंने संविधान सभा में काम किया, संविधान बनाने में अपनी भूमिका अदा की। 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे, और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। 30 दिसंबर 1900 का अम्बेडकर अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन
पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी का गठन की योजना बनाई, जो 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई। और इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत अंबेडकर, पीटी बोराले, एमजी पवार, दत्ता कट्टी, डीएम रूपवते उपस्थित थे, जो उनके नाम पे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। इसके अलावा वर्ष 1932 में डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दलितों के लिए कम्युनल कार्ड, अलग से निर्वाचन क्षेत्रों, मंडल के विचार को त्याग दिया गया। पहले ये व्यवस्था हो रही थी कि दलितों के लिए, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, वैसे लिए उसी तरह दलितों के लिए भी अलग से बनाए जाएं, लेकिन फिर पूना पैक्ट की वजह से इसको उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। वर्ष 1936 में उन्होंने दलितों वर्गों के हितों की रक्षा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। गांधी एवं कांग्रेस के कटु आलोचना के बाद यूथ अंबेडकर प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विज्ञान प्रतियोगिता की थी, जिसके कारण जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 19 अगस्त 1947 को अंबेडकर स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के कार्यों में अम्बेडकर की शुरुआत अति बौद्ध संघ रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर जी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और संविधान विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्होंने 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके अलावा जो उनकी अच्छी अच्छी चीजें थी, जो भारतीय के हिसाब से फायदेमंद थी, उन चीजों को उन्होंने संविधान में शामिल किया। अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता के रूप में मानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान लेकर भारत को एक अच्छा देश बनाने में अपना योगदान दिया। वर्ष 1942 में डॉक्टर अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और 1946 बंगाल के संविधान सभा हेतु वो निर्वाचित हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 370 के विरोध का भी विरोध किया था और वो समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। उनका ये मत था कि देश के अंदर किसी वर्ग विशेष मत पंथ के हिसाब से कि सबको बराबरी का हक मिले, किसी के लिए अलग से कोई कानून ना हो। लेकिन उस समय ना तो 370 लागू होने में रोक पाए, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं थी और क्योंकि कांग्रेस का उस समय बोलबाला था और कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कश्मीर में 370 लगाया गया और समान नागरिक संहिता को आगे के लिए उसको छोड़ दिया गया। अंबेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया है, जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था और इनकी इच्छा के खिलाफ संविधान में शामिल किया गया था। इसी तरह समान नागरिक संहिता, डॉक्टर अंबेडकर वास्तव में समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे और कश्मीर के मामले में धारा 370 का विरोध करते थे। अंबेडकर का भारत का आधुनिक वैज्ञानिक सोच, तर्कसंगत विचारों का देश होता, उनके पर्सनल कानून की जगह नहीं होती है। संविधान सभा की बहस के दौरान अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल, हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हिंदू कोड बिल द्वारा भारतीय महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करने की बात कही गई थी। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह, अर्थव्यवस्था के कानूनों और लैंगिक समानता की मांग की गई थी। मतलब जो हिंदू कोड बिल 1951 में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लोकसभा में लाया गया था
उसमें भारत की महिलाओं को उत्तराधिकार, मतलब पिता के प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं मिलता था, तो उसमें यह व्यवस्था थी कि उनको, जैसे अब सरकारें कर रही हैं ये सब काम, लेकिन उस समय ये नहीं हो पाया। उसके बाद विवाह, जो बहुविवाह प्रथा थी, विवाह में भी उनको कानूनी रूप देना, और अर्थव्यवस्था के कानून में लैंगिक समानता, मतलब महिला और पुरुष को समान कार्य और समान वेतन, जो अब सब ये चीजें लागू हो चुके हैं, ये उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी करना चाहते थे। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी के बहुत सारे अतिरिक्त विवरण हैं। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है 6 दिसंबर को। चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक है। उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उस समय संयुक्त मोर्चे की सरकार थी, जिसमें डॉक्टर वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। तो उस समय इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बहुत कई सारी पत्रिकाओं का उन्होंने छपवाई हैं, जिसमें मूकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1929 और जनता 1930, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। और उसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी ने के संबंधित बहुत सारा साहित्य भी है, जो उन्होंने अलग अलग समय पे लिखा है या उन पे लिखा गया है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एमए थीसिस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिनल इन its solution, which and to emancipation, federation versus freedom, Pakistan or the partition of India thoughts on Pakistan। इसको सभी को पढ़ना चाहिए। राणा डे गांधी एंड जिन्ना, मिस्टर गांधी एंड द emancipation of the untouchable, what Congress and Gandhi have done do the untouchable, कम्युलर डेडलॉक एंड वे टू इंसॉल्व। ऐसे बहुत सारे, कम से कम 50 ऐसे किताबें हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य में आता है। और उन्होंने समाज में छुआछूत, नारी का सम्मान, औद्योगिकरण, भारत के विकास और भारत के राजनीतिक दर्शन, भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे संगठनों का भी निर्माण किया था, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा था, जिसमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी 1936, ये अनुसूचित जाति संघ 1942, भीमराव अम्बेडकर के विचार। भीमराव अम्बेडकर एक विचारक भी थे। जीवन में सफलता पाने के लिए शिक्षा का महत्व अपार है। ज्ञान शक्ति सबसे बड़ा महान है। धर्म तो इसे सिखाता है कि कैसे जीना है, लेकिन सामाजिक विज्ञान यह सिखाता है कि कैसे धर्म को बनाए रखना है। धर्म एक होने पर भारत एक हो सकता है, नहीं तो नहीं। मैं भारतीय संविधान में अपने देशवासियों के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। उत्तम परिणाम उत्तम प्रयासों से होते हैं। जो समाज में अपमानित हैं वह वास्तविक देशभक्त नहीं हो सकता है। ये सब विचार जो हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के हैं। आज के समय में अम्बेडकरवाद क्या है? अम्बेडकरवाद अम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय में अम्बेडकरवाद सिद्धांत है। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों के में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जन जातिमुख समाज की रचना करना तथा भारत देश प्रगति तथा प्रमुख उद्देश्य शामिल है। अम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विचारधारा है। वर्तमान समय में अम्बेडकर की प्रासंगिकता क्या है? आज के समय में भारतीय जनमानस में, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हम अम्बेडकर जी की क्या प्रासंगिकता है?
उनके विचार तथा योगदान विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक बने हुए हैं। एक समावेशी और सामंतवादी समाज का उनका दृष्टिकोण, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के लिए के विकास के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। इसके अतिरिक्त सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा का पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता तभी हासिल करता है जब सभी भारत में शिक्षित होंगे और प्रौद्योगिकी ज्ञान होगा। डॉक्टर अम्बेडकर विशाल भारत की राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न अंग है। उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कि उनका जीवन परिचय कैसे रहा। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में, भारत की राजनीति में दलितों के उत्थान, सबसे ज्यादा उन्होंने छुआछूत, दलित उत्थान, दलितों के प्रेरणा स्रोत और भारत में देश के अंदर कैसे जातिवाद, छुआछूत का अंत हो, सभी लोगों को समान अवसर मिले, महिलाओं का कैसे उत्थान हो, शिक्षा, सभी को समान शिक्षा मिले, जो आज सरकारें कर रही हैं वो उन्हीं के चिंतन, उन्हीं के विचार हैं जो हमको दिखते हैं। यह समान शिक्षा अधिकार है या सभी महिलाओं को शिक्षा देना, बालिकाओं को सुरक्षा देना, नारी सम्मान या दलितों को रिजर्वेशन के माध्यम से उनको सामाजिक स्तर उठाना, ये सब सारी चीज़ें जो है अंबेडकर जी के विचारों की ही देन है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अलग अलग विषयों पे ऐसी ही जानकारी आपको उपलब्ध होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।